हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम फरवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं फॉर यूपीएससी सीएसई 2022 प्रीलिम्स. एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो रिकमेंड दीज वीडियोज़ टू योर फेलो एस्पिरेंट्स. थैंक यू सो मच. चलिए जल्दी से आगे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेजर नॉन नाटो एलाइज से कि ये क्या होते हैं, कौन से स्टेट्स यूएस इसको डेजिग्नेट करता है और क्यों न्यूज़ में था. तो सबसे पहली बात, यूएस ने कतर को अभी डेजिग्नेट किया है एज अ मेजर नॉन नाटो एलाई, है ना. तो इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो नाटो आ रहा है ना, फिर नॉन आ रहा है. नॉन मतलब नाटो के कंट्रीज नहीं है. नाटो क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस के जो एलाई होते हैं ना. इसमें नाटो के जो मेंबर्स होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, उस पर ऐसा होता है कि अगर मान लो 4 कंट्रीज हैं, ए बी सी डी यूएस है ना, तो किसी एक पे अटैक, इसका मतलब ये होता है कि सब पे अटैक हो रहा है और सब साथ में मिलके फिर उसको डिफेंड करते हैं, है ना. तो किसी एक कंट्री पे अटैक मतलब सारी कंट्रीज पे अटैक होता है. तो दैट इज़ नाटो पॉलिसी. नॉन नाटो एलाइज क्या होते हैं, जहाँ पे जो यूएस है अपने वॉर के वो रख सकता है, आर्म फोर्सेज रख सकता है ना. क्लोज एलाइज होते हैं बेसिकली यूएस गवर्नमेंट के, जिनको यूएस गवर्नमेंट ये स्टेटस देती है मेजर नॉन नाटो एलाई का. तो इसमें क्या होता है, इनकी जो सप्लाईज होती है ना यूएस की, वो वहाँ उस देश में पड़ी रहती हैं, ताकि मान लो कभी अटैक होता है उस कंट्री पे, तो वो उन सप्लाईज को यूज़ कर सकते हैं. तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है. इट इज़ अ डेजिग्नेशन गिवन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट टू क्लोज एलाइज दैट हैव स्ट्रैटेजिक वर्किंग रिलेशनशिप विद द यूएस आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, बट आर नॉट द मेंबर्स ऑफ नाटो. तो नाटो के ये मेंबर्स नहीं होते हैं, बट क्लोज रिलेशनशिप होता है यूएस आर्म्ड फोर्सेस से. तो नेशंस जिनको ये दिया जाता है, दे आर एलिजिबल टू होस्ट यूएस वॉर रिजर्व्स स्टॉकपाइल्स ऑफ मटेरियल इनसाइड देयर कंट्रीज. तो यूएस के जो वॉर मटेरियल्स होते हैं, जैसे बॉम्ब्स हो गए, मिसाइल्स हो गए, ये सब थोड़े थोड़े वहाँ पड़े रहते हैं, है ना. तो उनको ये होस्ट कर सकता है, उनको ये रख सकता है. इट डज नॉट एंटेल एनी कमिटमेंट्स टू द डेजिग्नेटेड कंट्री. कोई कमिटमेंट नहीं देता है यूएस वहाँ पे. जैसे नाटो में कमिटमेंट क्या है कि किसी एक कंट्री पर अटैक मतलब सारी कंट्रीज पर अटैक, तो सारी कंट्रीज मिलकर उसको लड़ेंगी. बट ये जो मेजर नॉन नाटो एलाई होते हैं कंट्रीज, इनमें कोई यूएस गारंटी नहीं देता है किसी चीज़ की, करेक्ट. तो कोई कमिटमेंट नहीं है दूसरे साइड से, बस एक डेजिग्नेशन पोस्ट है जहाँ पे यूएस उस कंट्री में फिर अपने रिजर्व्स रख सकता है वॉर के. तो इसमें कौन कौन से एलाइज हैं अभी, अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राज़ील, इजिप्ट, इजराइल, जापान, जॉर्डन, कोरिया, कुवैत, मोरक्को, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान भी है इसमें. ये आपको ध्यान देने वाली बात है. फिलीपींस, थाईलैंड एंड टूनिशिया. इंडिया इज़ नॉट अ मेजर नॉन नाटो एलाई ऑफ यूएस. तो ये आपको याद रखना है, इंडिया नहीं है, पाकिस्तान है ना. अफगानिस्तान भी है, तो ये भी ध्यान रखना. जापान भी है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. उसके बाद आगे बढ़ते हैं और शिरुवनी डैम के बारे में बात करते हैं. तो ये कहाँ पर है, ये है केरला में, है ना. तो ये सिरुवनी रिवर पे बिल्ट है ना, जो कि ट्रिब्यूटरी है भवानी रिवर की, जो कावेरी बेसिन का पार्ट है. इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 1984 में फॉर सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर टू द कोयम्बतूर रीजन इन तमिलनाडु, है ना. तो कोयम्बतूर को पानी सप्लाई करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है. आगे बढ़ते हैं और चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं. तो चौरी चौरा इंसिडेंट को अभी 100 साल हो गए हैं. कब हुआ था चौरी चौरा? 4 फरवरी 1922, है ना. तो इसकी बैकग्राउंड थोड़ी हम पढ़ लेते हैं कि क्यों हुआ और इसका इफेक्ट क्या था, क्योंकि हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है एक. तो चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या हुआ था बेसिकली कि जस्ट अ मिनट. चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या हुआ था कि जो प्रोटेस्टर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो पुलिस ने बेसिकली क्या फायरिंग चालू कर दी उनके ऊपर. तो रिटेलिएशन में जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने क्या पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और जितने भी पुलिस मैन थे उन सबको जला दिया. मतलब जो एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे उनको भी धक्का देके वहाँ आग में फेंक दिया और उनको जला दिया. तो ये वायलेंस हो गया था बेसिकली वहाँ पे, ठीक है. तो वॉलंटियर्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन, तो आपको पता है कि 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट करने की बात करी थी, है ना. तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉलंटियर्स जो थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, वो लोकल पुलिस स्टेशन पे प्रोटेस्ट कर रहे थे. प्रोसेशन हेल्ड किया, पुलिस ने फायरिंग चालू करी. रिटेलिएशन में उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, है ना. तो सब जल गए बेसिकली, सब जल के मर गए, है ना. दे वर कॉट एंड बीटन टू डेथ. जिन्होंने भागने की कोशिश करी और जो आग से बच गए थे उनको फिर मार के मार दिया गया. मतलब पीट के, जैसे मॉब लिंचिंग बोलते हैं ना, पीट के मार दिया गया. तो महात्मा गांधी ने जो लॉन्च करी थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो कब करी थी? 1 अगस्त 1920 को. इसमें क्या था, नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या है कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे किसी भी चीज़ में आपसे, है ना. नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या था कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे. तो इसमें हम क्या करेंगे, हम बॉयकआउट करेंगे फॉरेन गुड्स का, है ना. इट मेनली इंक्लूडेड मशीन मेड क्लोथ्स.
पीपल ऑल्सो रिफ्यूज़ टू असेस रूलर्स हु मिस रूल द कंट्री, है ना, तो उनको हम कॉपरेशन नहीं करेंगे। आप टैक्सी हमारे लिए सर्विस लाओगे तो हम आपकी टैक्सी में नहीं जाएंगे, है ना, आप बोलोगे कुछ करने को, हम वो नहीं करेंगे, है ना, तो दिस इज़ नॉन कॉपरेशन, हम कॉपरेट नहीं करेंगे आपसे बिल्कुल भी, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सबको बॉयकॉट किया गया। महात्मा गांधी ने, अब जब ये इंसिडेंट हुआ 1922 में, तब महात्मा गांधी ने इस इंसिडेंट्स को कंडेम किया और उन्होंने अपनी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जो जर्नी थी उसको बंद कर दिया, है ना। तो इसके लिए चौरी चौरा सपोर्ट फंड भी क्रिएट किया गया, है ना, गांधी जी ने स्टॉप कर दिया। अब उस समय काफ़ी जो उस समय लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स, उन्होंने बहुत इसके ऊपर डिसकंटेंट दिखाया कि आपने इतना अच्छा मूवमेंट जो चल रहा था उसको बंद क्यों किया एक छोटे से चौरी चौरा इंसिडेंट पे। बट गांधी जी का सोचना बहुत सही था, क्योंकि उनका जो बेस रूट था, जो उनका बेसिक कंसेप्ट था कि भाई हम ब्रिटिशर से तभी लड़ सकते हैं जब हमारे अंदर नॉन वायलेंस की भावना है ना। हम वायलेंस करेंगे तो हम उसमें उनके बराबर हैं ही नहीं। हम अगर वायलेंस के थ्रू जीतने की कोशिश करेंगे तो हम वी आर नॉट इक्वल टू द ब्रिटिश, हमको बहुत ही ईजिली सप्रेस कर दिया जाएगा। इसीलिए हम उनको सत्याग्रह के मार्ग से, नॉन वायलेंस के मार्ग से ही हम उनको जीत सकते हैं, है ना। तो ये गांधी जी का मानना था, जो कि सही भी था, है ना। तो गांधी जी ने इसके लिए फास्ट किया 5 दिन के लिए, है ना। इट हेल्ड हिमसेल्फ, उन्होंने बोला कि भाई मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस इंसिडेंट के लिए, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि अभी लोग रेडी नहीं हैं नॉन वायलेंस को एक्सेप्ट करने के लिए, लोगों को समझ में नहीं आया है कि नॉन वायलेंस क्या होता है। तो ही विड्रू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन 12 फरवरी 1922। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड गांधी जी स्टॉप। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि भाई नॉन वायलेंस जो था वो बेस था इसका, पूरी मूवमेंट का बेस क्या था, नॉन वायलेंस और पीसफुल होना चाहिए, है ना। बट इसमें क्या वायलेंस हो गया, जहाँ भी थोड़ा बहुत वायलेंस हुआ गांधी जी ने हटा दिया इसको, है ना। अंडर द मूवमेंट गांधी जी वांटेड पीपल टू रेलिंक्विश देयर गवर्नमेंट जॉब्स एंड टाइटल्स, अपनी गवर्नमेंट जॉब्स और टाइटल्स को छोड़ो, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना छोड़ो, है ना, ब्रिटिश आर्मी को सर्व करना छोड़ो, टैक्सेस पे करना छोड़ दो, है ना। ही डिड नॉट वांट वायलेंस इन द मूवमेंट, वायलेंस नहीं होना चाहिए। द वायलेंस इन द इंसिडेंट फोर्स गांधी जी टू स्टॉप द मूवमेंट। तो इकलौता रीज़न क्यों था ये, बिकॉज ऑफ वायलेंस, क्योंकि ये एक वायलेंट मूवमेंट हो गया था, इसीलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप किया गया। समझ में आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिफरेंस किसके बीच में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व फॉरेस्ट और कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है ना। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ बेसिकली ये चीज़ें क्या है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, जहाँ पे प्रोटेक्शन होता है, इन सीटू कंजर्वेशन होता है स्पीशीज़ का, करेक्ट। तो इट इज़ अ प्लेस दैट इज रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर वाइल्ड लाइफ यूज़ which includes animals, reptiles, insects, birds, wild animals, है ना, essentially in danger of extinction and the rare ones, so that they can live in peace for a lifetime and keep their population viable। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, इन सीटू कंजर्वेशन करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, है ना। अब मेरे को आप ये बताओ कि इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज इन सीटू एंड व्हाट इज एक्स सीटू। तो देखो, इन सीटू मतलब इनसाइड ऐसे याद करो, इनसाइड मतलब इन सिचुएशन बोलते हैं कुल मिला के, इसका अगर वैसे मतलब बोलोगे तो इन सिचुएशन मतलब जहाँ पे हो वहीं पे हम कंजर्वेशन करेंगे। जैसे अगर मान लो लेट्स से जैसे एलिफेंट्स कहीं रहते हैं, है ना, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि एलिफेंट्स को उठा के हम अपने कहीं जू में डाल देंगे और वहाँ कंजर्व करेंगे, ऐसा नहीं कर रहे हम। एलिफेंट्स जहाँ रहते हैं वहीं पे हम उनके कंजर्वेशन एफर्ट्स को चलाएंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन। जब आप हैबिटेट जिसका जहाँ है वहीं पे ही आप कंजर्वेशन एफर्ट्स चला रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड इन सीटू। इसमें एग्जांपल्स अगर मैं देखूं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे ये था भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क्स हो गया ना, दीज आर इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि आप उस स्पीशीज़ को उस हैबिटेट से उठाते हो और कहीं अलग प्लेस पे ले जाते हो, जहाँ पे आप एक सेटअप बनाते हो, है ना, और फिर उनको कंजर्व करते हो, करेक्ट। जैसे जूज हो गए, तो जू क्या है, जू एक मैन मेड चीज़ है ना, वहाँ पे पिंजरे में रखे रहते हैं, पिंजरे में होते हैं बेसिकली ये एनिमल्स, राइट। तो जू क्या है, जू बेसिकली एक एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड है। बोटानिकल गार्डन्स हो गए, बोटानिकल गार्डन्स में क्या होता है, जो फिशेस और प्लांट्स वगैरह होते हैं, है ना, उनको वहाँ की हैबिटेट से हटा के अलग सी मैन मेड हैबिटेट में डाला जाता है ना, कंजर्वेशन के लिए। तो दीज आर कॉल्ड एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड्स, ठीक है। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, वो एम्पावर करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि वो कोई भी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क या फिर क्लोज एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, दोनों कर सकते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर सकते हैं, करेक्ट। अब रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, ये रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, है ना, जिनको स्टेट गवर्नमेंट डेजिग्नेट करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट कोई भी फॉरेस्ट लैंड या फिर वेस्ट लैंड को ये रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर सकती है ना, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी होती है ये। इन रिजर्व फॉरेस्ट, इसमें क्या होता है, रिजर्व फॉरेस्ट जो लोकल लोग होते हैं, वहाँ के लोकल लोग, वो उसको लोकल पीपल जो होते हैं, दे आर प्रोहिबिटेड अनलेस स्पेसिफिकली अलाउड बाय फॉरेस्ट ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ द सेटलमेंट। तो लोकल जो लोग होते हैं उनको भी प्रोहिबिट किया जाता है रिजर्व फॉरेस्ट में, ठीक है। रिजर्व्ड होते हैं कुल मिला के, ये रिजर्व्ड होते हैं, यहाँ पे ऐसे कोई जनता नहीं जा सकती।
इसका उल्टा होता है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स। तो इसमें जैसे लोकल पीपल वर प्रोहिबिटेड ना, इसमें क्या होता है लोकल पीपल से ही हम कंजर्वेशन करते हैं इनका, है ना। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट, इट इज़ द कस्टमरी कॉमन फॉरेस्ट लैंड विद इन द ट्रेडिशनल और कस्टमरी बाउंड्रीज ऑफ द विलेज और द सीजनल यूज ऑफ द लैंडस्केप in the case of pastoral communities including reserve forest, protected forest and protected areas such as sanctuaries, national parks to which the community had traditional access। तो जो लोकल पीपल होते हैं उनको हम इसमें लेके और उस रिसोर्स को हम बेसिकली क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली विद इन द विलेज बाउंड्रीज और उसी के अंदर का ही पार्ट होता है, ये कोई अलग सा पार्ट डेजिग्नेट नहीं होता है ना। तो जो लैंडस्केप है, जो विलेज के लैंडस्केप है, उसी की बाउंड्रीज के अंदर ये कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स होते हैं, जहाँ पे मतलब फॉरेस्ट देखते होगे ना आप गाँव में जब जाते हो तो आप देखते होगे कि आसपास क्या है, आसपास हरियाली है, बहुत सारे फॉरेस्ट हैं। तो दीज आर कॉल्ड कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स, मतलब कम्युनिटी का है वो फॉरेस्ट, है ना, कम्युनिटी का फॉरेस्ट रिसोर्स है और वही लोग उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जो पैस्टोरल कम्युनिटीज़ होती हैं उनकी लाइवलीहुड वहीं पे डिपेंडेंट होती है, तो वो सारे लोग इसको प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं और गोल्डन लंगूर्स के बारे में बात करते हैं। तो गोल्डन लंगूर इस टाइप का दिखता है, देखो इस टाइप का दिखता है गोल्डन लंगूर, है ना। ये कहाँ का एंडेमिक है, दिस इज ही गोल्डन लंगूर जो है वो वेस्टर्न असम में आपको मिलेगा, इंडिया में मिलेगा और सदर्न भूटान में मिलेगा, है ना। उनका हैबिटेट जो होता है वो इसी रीजन्स में रेस्ट्रिक्टेड रहता है। तो फुट हिल्स हो गए भूटान के, मानस रिवर हो गया ईस्ट टू द ईस्ट, संकोश रिवर टू द वेस्ट एंड ब्रह्मपुत्र रिवर टू द साउथ। तो ये 4 बाउंड्रीज़ में बेसिकली इसका हैबिटेट रेस्ट्रिक्टेड है पूरा, है ना। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, है ना, यहाँ पे संकोश, यहाँ पे मानस रिवर और यहाँ पे भूटान। तो ये पूरा जो एरिया है ना, उसके अंदर ही ये गोल्डन लंगूर्स आपको मिलेंगे। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो IUCN की लिस्ट में ये इंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट इंडियन गौर। तो ये कहाँ मिलेंगे, ये आपको फॉरेस्ट्री हिल्स ग्रासी एरियाज़ में मिलेंगे, है ना। साउथ ईस्ट एशिया के कहाँ कौन सी कंट्रीज़ में मिलते हैं, इंडिया, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। तो इन सारी जगह आपको इंडियन गौर मिलेंगे। स्टेट एनिमल है किसका, गोवा और बिहार का। तो गोवा और बिहार का स्टेट एनिमल कौन है, इंडियन गौर। प्रोटेक्शन स्टेटस की अगर हम बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ढोल्स की बात करते हैं। तो ढोल इज़ लाइक ऐसे डॉग होता है बट एक फॉक्स टाइप का डॉग होता है, देखो ऐसे दिख रहा होगा ना, फॉक्स भी ऐसे ही होते हैं। तो ऐसे लंबी सी पूंछ होती है, डॉग होते हैं बट फॉक्स टाइप के डॉग होते हैं ना। तो एशियाटिक वाइल्ड डॉग भी बोलते हैं इसको, रेड डॉग भी बोलते हैं और विस्लिंग डॉग भी बोलते हैं। ये एक कार्निवोरस एनिमल है ना, कार्निवोरस एनिमल है और किस फैमिली के मेंबर है, कार्निडे फैमिली के मेंबर हैं और क्लास क्या है, ममालिया। ठीक है, रिसेंट रिसर्च और डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स ने ये बताया है कि इनकी जो हैबिटेट है दैट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया विद द नॉर्दर्न मोस्ट पॉपुलेशंस इन चाइना। तो नॉर्दर्न मोस्ट चाइना में थोड़ा आपको मिल जाएंगे, बाकी ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में ही मिलते हैं। इंडिया में ये कहाँ मिलते हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में मिल जाएंगे आपको, है ना, और सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको ये मिल जाएंगे। तो वहीं पे बेसिकली, है ना, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, इधर मिल जाएगा आपको, ईस्टर्न घाट्स में मिल जाएंगे, है ना, यहाँ ईस्टर्न घाट्स में मिल जाएंगे और वेस्टर्न घाट्स में भी मिल जाएंगे और सेंट्रल मध्य प्रदेश वाले एरिया में वहाँ आपको मिल जाएंगे, है ना। कहाँ का मिलेगा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये इसके कंजर्वेशन एफर्ट्स चला रहे हैं, है ना। इसका IUCN स्टेटस की बात करें तो इंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है और शेड्यूल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में है। तो याद रखना, शेड्यूल इनका 2 है, अपेंडिक्स भी इनका 2 है और साइट्स में क्या है, इंडेंजर्ड। ठीक है, क्या है, इंडेंजर्ड। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आगे बात करते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के बारे में। तो ये किसके अंदर आता है, ये आता है DPIIT के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, सॉरी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। क्या करेगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, नाम में ही पता चल रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को हम प्रमोट करेंगे, है ना। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट से हम ये देखेंगे कि उस डिस्ट्रिक्ट का सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है और उसको हम एक्सटेंसिवली प्रमोट करेंगे ताकि वो डिस्ट्रिक्ट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जाना जाए। करेक्ट, तो इट इज़ एम्ड एट, इससे क्या होगा, मतलब अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के या किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम बहुत ज़्यादा फेमस कर दें कि अरे मान लो कि जैसे रसगुल्ला लेट्स से उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का बहुत फेमस है ना। तो क्या होगा कि यहाँ से रसगुल्ले का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगा और वो बेसिकली एक्सपोर्ट हो जाएगा, है ना, एक्सपोर्ट होगा और सारी पैन इंडिया जाएगा बेसिकली। तो इससे क्या होगा, यहाँ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का बेनिफिट होगा, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नए बिजनेसेस खुलेंगे, रसगुल्ले वाले भी, है ना। तो इट इज़ क्या है, इट इज़ एम्ड एट प्रमोटिंग अ कॉम्पिटेटिव एंड स्टेबल प्रोडक्ट फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया टू पुश सेल्स एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द लोकल पॉपुलेशन।
इंडिया में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा स्टेट था जिसने इस कंसेप्ट को लॉन्च किया था 2018 में, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं श्योरिटी बॉन्ड्स के बारे में। तो श्योरिटी बॉन्ड्स क्या होते हैं? श्योरिटी बॉन्ड्स क्या होते हैं उससे पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं कि ये है क्या बेसिकली श्योरिटी बॉन्ड्स। तो ये आप फिगर देखो सबसे पहले, फिर मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कि श्योरिटी बॉन्ड होता क्या है। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि श्योरिटी का मतलब क्या होता है। श्योरिटी मतलब क्या होता है कि आप बहुत श्योर हो, आप श्योर हो कि ये चीज़ होगी, है ना। श्योरिटी मतलब यही होता है ना कि आप श्योर हो 100% ये चीज़ होगी, आप बहुत श्योरिटी के साथ चीज़ें बोल रहे हो, है ना, आपको भरोसा है। श्योरिटी मतलब भरोसा है ना। अब इसका हिंदी में तो आपको अर्थ समझ में आ गया कि श्योरिटी का मतलब भरोसा, है ना। श्योरिटी है, मेरे को पता है कि ये काम होगा, मेरे को भरोसा है ये काम होगा। तो श्योरिटी बॉन्ड जब आ गया तो बॉन्ड क्या होता है, पहले बॉन्ड बताओ, बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है ना। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, लोग उनको पैसे उसमें इन्वेस्ट देते हैं, एक टाइप का लोन होता है बॉन्ड, है ना। तो श्योरिटी बॉन्ड क्या होता है बेसिकली, श्योरिटी बॉन्ड क्या होता है कि इसमें तीन लोग, पहले तो तीन लोग होते हैं, कौन कौन, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है ऑब्लिजी और एक होता है श्योरिटी, ठीक है। अभी ऑब्लिजी कौन होता है? ऑब्लिजी वो होता है जो जैसे जैसे मान लो एक गवर्नमेंट एजेंसी है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लो एक गवर्नमेंट एजेंसी है, वो एक टेंडर फ्लोट करती है कोई पर्टिकुलर चीज़ करने के लिए। गवर्नमेंट को बहुत सारे काम होते हैं, मान लो हाईवे बनाना है ना, तो हाईवे बनाने के लिए सरकार खुद थोड़ी बनाएगी, सरकार टेंडर फ्लोट करेगी कि भाई जो हाईवे बनाता है, जो कोई कंपनीज हाईवे बनाती हैं या इंडिविजुअल्स बनाते हैं, वो आप टेंडर भरो, टेंडर अगर आपको मिले तब हम बात करेंगे, है ना। तो ऑब्लाइजी कौन हो गया, जिसको काम करवाना है ना, दैट इज ऑब्लाइजी। तो जनरली ये गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स दैट पहले ये आप समझ लो, ऑब्लाइजी समझ में आ गया ना, कौन है, जिसको काम करवाना है, ठीक है, जो काम करवाएगा, जो टेंडर फ्लोट करेगा, दैट इज ऑब्लाइजी। अब मान लो मेरे को टेंडर मिल जाता है, मैंने भरा टेंडर और मेरे को टेंडर मिल गया, है ना। मेरे को गवर्नमेंट की हाईवे बनाने का, मान लो नेशनल हाईवे 44 है, मेरे को बनाने का उसको टेंडर मिल गया, मैं पूरा हाईवे मैं बनाऊंगा, है ना। तो मैं क्या हो गया, मैं प्रिंसिपल हो गया, जो काम करेगा दैट इज प्रिंसिपल। कंपनी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। अब गवर्नमेंट को ये क्या श्योरिटी है कि ये काम मेरे को टाइम पे करके देगा, या ये मेरे साथ फ्रॉड नहीं करेगा या कुछ नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट को कोई श्योरिटी चाहिए ना, श्योरिटी चाहिए, मतलब समझ में आ रहा है ना। गवर्नमेंट को भरोसा होना चाहिए कि आप काम करोगे, आप बीच में इसको छोड़ोगे नहीं, है ना। भले कितनी पेनल्टी लगे, आप बीच में छोड़ोगे नहीं। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू बी अकाउंटेबल कि आप ये काम करोगे। तो इसके लिए सरकार क्या बोलती है, आप क्या करो कि आप मेरे को एक श्योरिटी बॉन्ड दो, आप एक इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओ, है ना, उससे ये मेरे को श्योरिटी दिलवाओ कि मैं ये काम करूँगा, कंप्लीट करूँगा, नहीं तो पेनल्टी ये सारी इंश्योरेंस कंपनी भरेगी उसकी, है ना। जितना भी लॉस होगा या जो भी होगा XYZ, टाइम डिले होने से, मान लो डिले हो गया 10 दिन, तो उसकी वजह से कुछ लॉस होगा, तो वो सारा फिर ये इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। तो ये प्रिंसिपल वाला क्या करता है, ये प्रिंसिपल बंदा क्या करता है, ये जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, ये बोलता है आप मेरे को श्योरिटी बॉन्ड दे दीजिए, है ना, और कुछ प्रीमियम पे करता होगा उसके लिए, ये इसको श्योरिटी बॉन्ड दे देता है, और फिर ये जाके गवर्नमेंट को दे देता है कि ये देखो मेरे पास अब इंश्योरेंस कंपनी से श्योरिटी बॉन्ड आ गया, और तब ये टेंडर बेसिकली काम करना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो तीन पार्टी समझ में आ गई। ऑब्लाइजी कौन है, ऑब्लाइजी वो है जो मतलब गवर्नमेंट एजेंसी या फिर कोई भी ऐसी पार्टी जिसको काम करवाना है। इट रिक्वायर्स दैट द प्रिंसिपल परचेज अ बॉन्ड, ये सब बेकार लिखा है, आप ये समझ, मैंने आपको समझा दिया कि ऑब्लाइजी क्या होता है। प्रिंसिपल मैंने आपको समझा दिया क्या है, ही परचेजेस द बॉन्ड एंड अग्रीज टू परफॉर्म द वर्क इन अ कंप्लाइंट मैनर, है ना। श्योरिटी क्या होता है, ये इंश्योरेंस कंपनी होती है जो ये बॉन्ड इशू करती है ना, ताकि अगर ये वाला जो बंदा है ये नहीं करता है काम, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी पे करती है उसके लिए। ये बेसिकली इंश्योरेंस ही है ना। जैसे एक्सीडेंट का इंश्योरेंस होता है, नॉर्मल इंश्योरेंस होता है ना, वैसा ही इंश्योरेंस है कि भाई अगर कुछ हो गया, अगर कुछ नहीं किया इस बंदे ने काम, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका खामियाजा भरेगी, है ना। जैसे आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है ना, तो इसी टाइप से है। अब हम थोड़ा और आगे बात करते हैं। गवर्नमेंट हैज़ अलाउड द यूज़ ऑफ श्योरिटी इंश्योरेंस बॉन्ड्स एज अ सब्सिट्यूट फॉर बैंक गारंटीज। तो पहले क्या, बैंक गारंटी देनी पड़ती थी। अगर आप टेंडर में टेंडर आपको मिला है ना, तो आपके पास बैंक बीजी होना चाहिए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीजी बोलते हैं, दैट इज़ बैंक गारंटी। बैंक गारंटी होनी चाहिए अगर आपको कोई भी प्रोक्योरमेंट करना है, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर गोल्ड इम्पोर्ट्स के लिए भी बीजी चाहिए होता है। तो ये लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें तीन पार्टीज आती हैं। ये श्योरिटी बॉन्ड के बारे में बता रहा है, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है कौन कौन होता है, प्रिंसिपल, ऑब्लाइजी एंड श्योरिटी। तो ऑब्लाइजी इज यूजली अ गवर्नमेंट एंटिटी, रिक्वायर्स अ प्रिंसिपल, टिपिकली अ बिजनेस ओनर और कॉन्ट्रैक्टर, टू ऑब्टेन अ श्योरिटी बॉन्ड एज अ गारंटी अगेंस्ट फ्यूचर वर्क परफॉर्मेंस। समझ में आ गया ना क्या है ये जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी रोड बनाएगा या जो भी काम करेगा, जो जिसमें भी टेंडर उसको मिला है, वो गारंटी, ये श्योरिटी बॉन्ड एज अ गारंटी काम करता है कि वो काम करेगा, है ना, वो आगे काम करेगा, है ना।
तो श्योरिटी बॉन्ड्स आर मेनली एम्ड एट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे हाईवेज का डेवलपमेंट हो गया है ना, मेनली टू रिड्यूस इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर सप्लायर्स एंड वर्क कॉन्ट्रैक्टर्स, देयरबाय डाइवर्सिंग देयर ऑप्शंस एंड एक्टिंग एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर बैंक गारंटी। तो पहले जो बैंक गारंटी देना पड़ता था, आपके बैंक में होना चाहिए ना उतना पैसा गारंटी देने के लिए, अगर मान लो नहीं है तो क्या करोगे, है ना। तो इससे क्या, इससे इनडायरेक्ट कॉस्ट आपका बहुत बढ़ता था, ऑल्दो ये यूज़ नहीं हो रहा है, बट ये इतना होना चाहिए आपके पास, ये आपको ब्लॉक करके रखना पड़ेगा पैसा, है ना। बट श्योरिटी बॉन्ड्स में क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी से आप ये बॉन्ड ले सकते हो, करेक्ट, आप बस नॉर्मल प्रीमियम पे करोगे उस पर। तो इसमें क्या, वो जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो कम हो जाता है आपका, है ना। इससे आपको ये भी लगेगा कि यार हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करें प्रोजेक्ट, है ना, टाइम पे कंप्लीट कर दें या टाइम से पहले ही कर दें, ठीक है। तो ये एज अ सब्सिट्यूट काम करता है बैंक गारंटी के। The surety bond is provided by the insurance company on the behalf of the contractor to which the entity is awarding the project. तो गवर्नमेंट अगर किसी एंटिटी को अपना प्रोजेक्ट अवॉर्ड करती है तो उसको श्योरिटी बॉन्ड लेना पड़ता है, ठीक है, समझ में आ गया। श्योरिटी बॉन्ड्स प्रोटेक्ट द बेनिफिशियरी अगेंस्ट द एक्ट्स और इवेंट्स दैट इम्पेयर द अंडरलाइंग ऑब्लिगेशंस ऑफ द प्रिंसिपल। टफ लैंग्वेज में लिखा कुछ नहीं है। दे गारंटी द परफॉर्मेंस ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑब्लिगेशंस फ्रॉम कंस्ट्रक्शन और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स टू लाइसेंसिंग एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स। कुछ भी नहीं है इस पूरी चीज़ में, कुछ भी नहीं लिखा है इसमें, बस यही बोल रहा है कि वो गारंटी देता है ना, कि भाई आप काम करोगे, है ना, अगर काम नहीं करोगे तो फिर आपका इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा, है ना। तो ये ही बस ये बोल रहा है, और कुछ नहीं बोल रहा है। अब आगे बात करते हैं घोस्ट आर्मी के बारे में। तो घोस्ट क्या होता है, भूत, है ना, घोस्ट का मतलब क्या होता है, भूत होता है। तो ये एक यूएस आर्मी का कंसेप्ट था जिससे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से ना लोगों को मिसगाइड किया। तो ये लोग यूएस आर्मी वाले क्या करते थे ना, यूएस में क्या करते थे, एक घोस्ट आर्मी हुआ करती थी। अब ये घोस्ट आर्मी पता है क्या होती थी, ये कोई एक्चुअली में आर्मी नहीं होती थी, ये लोग क्या, ये एक्टर्स होते थे। जैसे मान लो बॉलीवुड में दिखाते हैं ना, बॉलीवुड में मूवी आती कोई लड़ाई करने वाली, जैसे वो थी उरी थी ना, तो उरी में जो वो पूरी उनकी टीम थी ना, यूनिट, उस टाइप की यूनिट ये लोग बना देते हैं। मतलब वो एक्टिंग करते हैं पूरी आर्मी की, और ऐसे पूरा शो होता है, टैंकर्स वैंकर्स इस टाइप के होते हैं, है ना। और तो दुश्मन को क्या लगेगा कि एक्चुअली में यहाँ यूएस का बेस है, बट ये एक्चुअली ये लोग कुछ, इनको कोई ट्रेनिंग वेनिंग नहीं मिलती, ट्रेनिंग इन द सेंस मतलब इनको कोई मिलिट्री चीज़ें नहीं आती थी, ये बस इनको बस एक्टिंग की ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपको एक्ट करना है आर्मी की तरह, है ना। तो ये लोग बस एक्टिंग करते थे, और इससे यूएस ने मतलब 50 साल तक लोगों का मतलब लोगों को मिसगाइड किया, लोगों को इल्यूजन क्रिएट किया कि भाई हमारा यहाँ पे बेस है, तो जो नॉर्मल आर्मीज़ हैं वो उस बेस पे अटैक नहीं करती थी या वहाँ के थ्रू नहीं जाती थी, है ना। तो इस टाइप से ये घोस्ट आर्मी हुआ करती थी। द घोस्ट आर्मी इज़ अ टैक्टिकल डिसेप्शन, धोखा जिसको बोलते हैं, डिप्लॉयड बाय द यूएस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस ने इसको यूज़ किया था। यूएस हैड अ स्ट्रेंज मिशन टू कीप एनिमी ट्रूप्स इन द डार्क अबाउट द नंबर एंड लोकेशन ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स। तो एक्चुअली में कौन सा ट्रूप सही है कौन सा ट्रूप गलत है किसी को पता ही नहीं था, है ना। मतलब लोगों तो यही लगेगा ना, ये ऐसे इस टाइप का आर्मी का हो जाएगा तो लोगों को यही लगेगा आर्मी का बेस है इधर, उनको क्या पता है एक्टिंग कर रहे हैं लोग, है ना। तो इस टाइप से था, तो इसी को बोलते हैं घोस्ट आर्मी। आगे बढ़ते हैं और ऑपरेशन आहत के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज ऑपरेशन आहत, ये शायद पहले भी बताया मैंने। ये एक नेशन वाइड ऑपरेशन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कर्ब करने के लिए, है ना। तो ह्यूमन को जब एज अ कॉमोडिटी की तरह बेचा और ख़रीदा जाता है तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो As a part of the operation, special teams will be deployed on all long distance train routes with focus on rescuing victims, particularly women and children। तो जितनी भी लॉन्ग रूट की ट्रेनें हैं, जैसे मान लो आप जा रहे हो जम्मू से कन्याकुमारी, है ना, तो ये लॉन्ग रूट की ट्रेन है, तो यहाँ पे ही बेसिकली ज़्यादा ट्रैफिकिंग होती है। तो इस पे करने के लिए यहाँ पे हम पर्सनल अपॉइंट करेंगे जो इन लॉन्ग रूट ट्रेन पे जाएंगे और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कर्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये इसको लॉन्च किसने किया है, किसने इस्टेब्लिश किया है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो RPF is a security force established by Railway Protection Force Act 1957. It was established for better protection and security of railway property. जो ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है इसके पास पावर है, ये सर्च कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है, प्रोसिक्यूट कर सकती है, बट द अल्टीमेट पावर रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। ठीक है, तो रेलवे पुलिस जो है उसकी फाइनल अथॉरिटी रहती है डिसीजन लेने की, बट ये बाकी सारे काम कर सकती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, द फोर्स इज अंडर द अथॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क 3 वर्ड है, क्या है, आर्टिफिशियल, न्यूरल और नेटवर्क। तो न्यूरल क्या होता है, न्यूरल कहाँ से आया, न्यूरल आया न्यूरॉन से। न्यूरॉन्स हमारे कहाँ होते हैं, न्यूरॉन्स हमारे होते हैं ब्रेन में, है ना। तो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, मैंने आपको पिछले कुछ लेक्चर्स में बताया है ना, कि कैसे एक पर्टिकुलर न्यूरॉन होता है, ऐसे ऐसे होता है, साइनेप्स होता है, एक्सन होता है ना, इस पूरे को हम न्यूरॉन बोलते हैं ना। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं आपस से, है ना, ये यहाँ से कनेक्टेड होगा, है ना,
इस टाइप से कनेक्शन होता है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कनेक्शन होता है ब्रेन में, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड रहता है। तो उसी को बोलते हैं नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्टेड हो, है ना, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे, तो इस टाइप से न्यूरॉन्स जो हैं आपस में कनेक्टेड रहते हैं। अब ये तो हो गया ब्रेन की बात, है ना, ये तो हमारे एक्चुअली में जो न्यूरल नेटवर्क होता है वो ये होता है। बट आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल मतलब अगर ये हम मतलब मैन मेड करें, आर्टिफिशियल क्या होता है? मैन मेड नेटवर्क, है ना। तो ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है ये बेसिकली कंप्यूटर्स में यूज़ होता है ना। तो जैसे हमारा ब्रेन काम करता है ना, वैसे ही कंप्यूटर में उसी जैसे हमारा ब्रेन काम करता है उसी को मिमिक करता हुआ जब कंप्यूटर काम करता है ना, उस टाइप को बोलते हैं हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, है ना। तो उसके प्रोग्राम्स बनते हैं, एल्गोरिदम्स बनती हैं बड़ी बड़ी, है ना, जो उसी टाइप से काम करती हैं। तो इसमें जितना जितना डेटा फीड होता है, जैसे आपके ब्रेन में भी जितना जितना डेटा फीड होता है, जितना जितना आप पढ़ाई करते हो उतना आपके न्यूरॉन स्ट्रेंथन होते हैं, उतना ज़्यादा आपका ब्रेन सीखता है ना। वैसे ही ये वाले एल्गोरिदम्स भी ऐसे ही काम करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसी पे ही काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि जितना आप डेटा फीड करोगे उतना ज़्यादा जो कंप्यूटर है वो इंटेलिजेंट बनता चला जाता है, ठीक है। जितने चीज़ों का डेटा आएगा उतने ज़्यादा न्यूरॉन्स क्रिएट होंगे, उतने ज़्यादा नेटवर्किंग होगी, ठीक है। तो आज ये अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये बोला था कि इस सेक्टर में फिनोमिनल ग्रोथ होने वाली है 2021 से 2028 में। द नेम एंड स्ट्रक्चर इज इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन मिमिकिंग द वे द बायोलॉजिकल न्यूरॉन सिग्नल टू वन अनदर, है। तो जैसे हमारा न्यूरॉन्स काम करते हैं वैसे ही ये काम करेगा। इट इज़ एन एल्गोरिदम, क्या है ये? एक एल्गोरिदम है, कंप्यूटर एल्गोरिदम है जो एक्सपीरियंस से सीखती है ना। रिपीटेड टास्क आर परफॉर्म बाय द यूजर्स। तो आप जितना ज़्यादा काम करोगे उस पर्टिकुलर चीज़ पे उतना ही वो उसको स्टडी करती है बेसिकली, है ना। जैसे हमारा ब्रेन स्टडी करता है ना, जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा ब्रेन स्टडी करता है और उससे सीखता है, वैसे ही ये एल्गोरिदम भी सीखती है। द एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आर इमेज प्रोसेसिंग। कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क? इमेज प्री प्रोसेसिंग में यूज़ हो सकता है, कैरेक्टर रिकॉग्निशन में यूज़ हो सकता है, फोरकास्टिंग में यूज़ हो सकता है, क्रेडिट रेटिंग में हो सकता है, फ्रॉड डिटेक्शन में हो सकता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हो सकता है। मतलब सिंस ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, मैंने आपको वो वाली सीरीज़ में बताया था जिसमें हम ये पढ़ रहे थे हाउ टू स्कोर 120+ इन यूपीएससी प्रीलिम्स। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका लिमिटलेस एप्लीकेशन हो सकता है, कहीं भी यूज़ हो सकता है, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही एकदम रैंडम सी चीज़ ना हो, है ना। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का ये सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कवाल टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। तो कवाल टाइगर रिजर्व इज़ गोइंग टू होस्ट इज फर्स्ट एवर बर्ड वॉक होने वाला है यहाँ पे। कब हो गया? मतलब फरवरी 12 से 13, हम ये अभी पढ़ रहे हैं पर 12 से 13 में हो गया वो। लोकेटेड कहाँ है ये कवाल? ये बेसिकली तेलंगाना में है, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में। प्रोटेक्टेड एरियाज को डिक्लेयर किया गया था 1999 में अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कौन कौन से स्पीशीज़ फ्लोरा मिलता है यहाँ पे? ड्राई डेसिडियस टीक फॉरेस्ट मिलेगा आपको मिक्स विद बैम्बू। फौना में अगर हम बात करें तो कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं? मैमल स्पीशीज़ में मिलेंगे आपको टाइगर, लेपर्ड, गौर, चीतल, सांभर, नील गाय, बार्किंग डियर, चौसिंगा, स्लॉथ बियर, ये सारे आपको फौना में मिलेंगे। जो रिवर कदम है, जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, वो इस एरिया के थ्रू फ्लो करती है, ठीक है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं और मरीन हीट वेव्स की बात करते हैं। तो मरीन हीट वेव्स क्या होता है? जब ओशन का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं मरीन हीट वेव्स। तो मरीन हीट वेव्स आर द हीट वेव्स दैट फॉर्म ऑन ओशंस। तो ओशंस में जो बनती हैं, जब ओशंस का पर्टिकुलर पार्ट जो है बहुत गर्म हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं मरीन हीट वेव। उससे जो हवा चलती है ना, तब आती हैं मरीन हीट वेव्स। दीज पीरियड्स आर ऑफ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स ओवर द सीज एंड ओशंस। तो ओशंस और सीज के ऊपर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सच हीट वेव्स आर कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन द हीट कंटेंट ऑफ ओशंस स्पेशली इन द upper layers. During a marine heat wave, the average temperature of the ocean surface up to the depth of 300 feet can go up to 5-7 डिग्री सेल्सियस above the normal। तो जितना नॉर्मल होता है उससे 5 से 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला जाएगा। अब अगर ऐसा होगा तो जितने भी ऊपर वाली लेयर्स में ओशन सरफेस के जो 300 फीट में स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स हैं, कोरल स्पीशीज़ हैं, कोरल स्पीशीज़ तो आपको पता है शैलो वाटर्स में ही होते हैं, तो वो सारे क्या होंगे? वो सारे इफेक्ट होंगे। तो कोरल ब्लीचिंग हो जाएगा इससे, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। कैल्प फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जो यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, है ना। फिशेस को इफेक्ट करेगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिशेस उतना ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, है ना। कोल्ड में ज़्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, वार्म टेम्परेचर हो जाएगा तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो मरीन लाइफ भी इफेक्ट होगी, करेक्ट। तो थोड़ा एक डायग्राम देख लेते हैं जिसमें ये समझाया गया कि ये होता क्या है। तो जैसे ये देखो, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ओशन का, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना। तो फिर जो विंड होती है वो कहाँ से फ्लो करती है? हाई टू लो फ्लो करती है। तो इससे होगा क्या? अगर मान लो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा? मॉनसून इफेक्ट होगा यहाँ इंडिया में। क्यों होगा मॉनसून इफेक्ट? क्योंकि मॉनसून कैसे आता है इंडिया में कि भाई ये समर्स के टाइम ये बहुत हीटअप हो जाता है
लैंड मास, और जो ओशन होता है वो ठंडा रहता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानसून आता है। जब यहाँ पे भी टेम्परेचर जब बढ़ने लगेगा तो ये जो डिफरेंस है टेम्परेचर में वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, मानसून वीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मानसून क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं, ये इफेक्ट है इसका मरीन हीट वेव का। समझ में आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करते हैं। तो इकलौती सेंचुरी है केरला में, है ना, जहाँ पे 4 हॉर्न एंटीलोप्स को रिपोर्ट किया गया है। यहाँ पे और क्या क्या मिलेगा आपको, इजिप्शियन वल्चर मिलेंगे, हिमालयन ग्रिफॉन मिलेगा, सिनेरियस वल्चर्स मिलेंगे, और क्या क्या मिलेगा, रेड हेडेड एंड वाइट हेडेड ब्लैक वल्चर्स मिलेंगे, जो कि केरला में कॉमन थे। ठीक है। नगरहोल, बंदीपुर, मुद्दुमलाई वायनाड फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइगर हैबिटेट्स इन द कंट्री। यहाँ पे आपको टाइगर्स भी मिलेंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं इंडियाज़ फर्स्ट OECM साइट के बारे में। तो व्हाट इज़ OECM? OECM का फुल फॉर्म है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स साइट, है ना। तो OECM का क्या मतलब है, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स साइट। तो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है उसको पहला OECM साइट डिक्लेयर किया गया है। कौन देता है ये स्टेटस, IUCN देता है। ये आपको याद रखना है, OECM साइट का दर्जा कौन देता है, IUCN देता है। ठीक है। तो ये किसको मिलता है, जो इन सीटू बहुत ही अच्छी इन सीटू कंजर्वेशन करते हैं स्पीशीज़ का, बायोडाइवर्सिटी का। द टैग इज conferred upon areas that have achieved effective in situ conservation of biodiversity but are outside protected areas like national parks and sanctuaries। तो ऐसे एरियाज़ जो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बाहर हैं बट उन्होंने बहुत ज़्यादा इन सीटू कंजर्वेशन इफेक्टिवली किया है, उनको ये OECM साइट का दर्जा देता है IUCN। It does not bring any legal, financial, management implication but designates the area as a biodiversity hotspot on the international map। तो जब ये OECM साइट का दर्जा मिल जाता है तो उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया जाता है ना। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। सेमी एरिड वेजिटेशन आपको मिलेगा यहाँ पे, है ना, श्रब्स मिलेंगे। इसके साथ ही साथ इसको ग्रीन लंग्स भी बोलते हैं दिल्ली का, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। यहाँ पे कौन कौन से स्पीशीज़ हैं, लेपर्ड्स हैं, फॉक्स है, सांबर है, जैकल्स हैं, है ना। तो ये 7% ऑफ द ऑक्सीजन दिल्ली को अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क से ही आती है, मतलब प्रोवाइड करता है, एस्टिमेट है ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर पहला ऐसा UT बन गया है जिसने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को लॉन्च किया है। अब ये क्या है नेशनल विंडो सिंगल सिस्टम, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इन्वेस्टर्स को गाइड करेगा ताकि वो जो बिज़नेस रिलेटेड अप्रूवल्स होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होती है, उनको उनके अप्रूवल्स ले सकें और जल्दी से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें, है ना। तो इसको 2021 में लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था, यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। ये जो प्लेटफॉर्म है ये सारे जो इन्वेस्टर्स की नीड्स हैं उनको ये एलिमिनेट कर देता है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़ता है अपने ये ऑब्लिगेशंस को करने के लिए। तो ये बेसिकली क्या करता है, इन्वेस्टर्स के लिए एक गाइड है ना। क्या करता है, इन्वेस्टर्स को गाइड करता है टू आइडेंटिफाई एंड अप्लाई फॉर अप्रूवल्स एज़ पर देयर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस पोर्टल के थ्रू अप्रूवल्स जो हैं अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के वो ले सकते हैं। एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म है, तभी तो बोला है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। ठीक है। द प्लेटफॉर्म एलिमिनेट्स द नीड फॉर इन्वेस्टर्स टू विजिट मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स ऑफिसेस टू गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन ऑब्टेन क्लियरेंस फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। जो KYC बोल रहा हूँ, दे नो योर अप्रूवल मॉड्यूल ऑन द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम गाइड्स इन्वेस्टर्स टू आइडेंटिफाई अप्रूवल्स रिक्वायर्ड फॉर देयर बिजनेस बेस्ड ऑन अ डायनेमिक इंट्यूटिव क्वेश्चनर। तो एक क्वेश्चनर होगा जिसके बेसिस पे वो आपको ये बता देगा कि आपको क्या क्या अप्रूवल लेने की ज़रूरत है ना, क्या क्या अप्रूवल आपको चाहिए। 20 मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स हैव बीन इंटीग्रेटेड इनटू NSWS इंक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अमंग अदर्स। तो ये सारी मिनिस्ट्रीज इसमें कोलैबोरेट करी हुई हैं, है ना। बाकी भी हैं, ये मेजर हैं तो इसलिए यही बताया गया। उस पर आगे बढ़ते हैं और नई रोशनी स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो नई रोशनी स्कीम क्या है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसको स्टार्ट किया गया था 2012-2013 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। किसको टारगेट करती है, ये बेसिकली वुमेन माइनॉरिटीज़ को टारगेट करती है जो 18 से 18 to 65 ईयर्स की एज ग्रुप में रहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, ये स्कीम बेसिकली एम्पावर करती है, एक कॉन्फिडेंस लाती है माइनॉरिटी वुमेन में, है ना, including their neighbor from other communities living in the same village locality by providing knowledge, tools, techniques for interfacing with government systems, banks and other institutions at all levels। तो जितने भी गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं इंटरेक्शन के कि गवर्नमेंट अपना वेलफेयर स्कीम इन माइनॉरिटी वुमेंस तक पहुंचा पाए, उन सारे टूल्स के लिए इनको नॉलेज प्रोवाइड की जाती है ना। बैंकिंग सिस्टम के बारे में इनको बताया जाता है और बाकी इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी इनको अवेयर किया जाता है।
तो ये कौन रन करता है? ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो NGOs चलते हैं, वो इसको चलाते हैं, रन करते हैं, मतलब उनकी मदद से ये रन होता है। सिविल सोसाइटीज़ हो गई, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो सारे इसमें मदद करते हैं इसको रन करने में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 498A ऑफ IPC के बारे में बात करते हैं। तो ये किससे डील करता है? ये क्रिमिनल लॉ से बेसिकली डील करता है। इसमें जितने भी डाउरी रिलेटेड हरासमेंट केसेस होते हैं वो इसी के अंडर आते हैं। तो इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? IPC 1860 में इसको इंक्लूड किया गया था, IPC के इंडियन पिनल कोड 1860 में इसको 1983 में इंक्लूड किया गया था। सेक्शन 498A ऑफ IPC ये क्रिमिनल लॉ है टू प्रोटेक्ट अ मैरिड वुमेन अगेंस्ट डाउरी रिलेटेड हरासमेंट एंड क्रूएलिटी विच ऑफन लेड टू डाउरी डेथ्स, है ना। तो इससे डाउरी डेथ्स हो रही थी, लड़कियां सुसाइड कर लेती थी क्योंकि उनको इतना हरासमेंट झेलना पड़ता था। इट इज़ डिफाइंड दैट इफ द हस्बैंड और अ रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ अ वुमन subjected such woman towards cruelty would be punished with imprisonment of 3 years, है ना, which might imprisonment for a term which might extend to 3 years and may also be liable to pay a fine। तो 3 साल तक की सज़ा मिल सकती है और आपको फ़ाइन भरना पड़ जाएगा अगर आप डाउरी रिलेटेड केसेस में मतलब डाउरी रिलेटेड केसेस आपके ऊपर चलता है, जो कि जिससे जो किससे डील करता है, मतलब सेक्शन 498A ऑफ IPC से डील करता है। It is one of the greatest rescue for violence against women, which is a reflection of the pathetic reality of domestic violence occurring within the four walls of the house। तो ये इसमें क्या समझाएं हम। इसके बाद आगे बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में। तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ये सब्सिडाइज फूड ग्रेन प्रोवाइड करता है टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। कौन कौन एलिजिबल होता है? प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स जो कि TPDS के अंदर कवर्ड है, एग्जिस्टिंग अंत्योदय अन्न योजना वाले हाउस होल्ड्स, है ना। एल्डेस्ट वुमेन ऑफ द बेनिफिशियरी हाउस होल्ड 18 ईयर्स और अबव इज कंसिडर्ड एज हेड ऑफ द फैमिली फॉर इशूइंग ऑफ राशन कार्ड्स। तो ये आपको पता है 18 साल से ऊपर की महिला अगर घर में है ना, तो उनको डेजिग्नेट किया जाता है एज हेड ऑफ द फैमिली फॉर इशूइंग द राशन कार्ड्स, ठीक है। प्रोविजन क्या है इसमें भाई? 35 kg ऑफ फूड ग्रेन मिलेंगे अंडर अंत्योदय अन्न योजना पर महीना। 5 kg ऑफ फूड ग्रेन मिलेगा पर PHH पर्सन पर मंथ, है ना। उसके बाद 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स मिलेगा पर पर्सन पर मंथ, विल बी गिवन एट ₹3 to 1। 3 रुपये राइस के लिए है, 2 रुपये वीट के लिए और 1 रुपये कोर्स ग्रेन के लिए। तो 3 रुपये में आपको राइस मिल जाएगा, 3 रुपये पर केजी आपको राइस मिल जाएगा, 2 रुपये पर केजी आपको वीट मिल जाएगा और 1 रुपये पर केजी आपको कोर्स ग्रेन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। मील एंड मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ, अब अच्छा इसी में ही आगे इंक्लूडेड है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। इसमें मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है 6,000 रुपये का, जिसमें 5,000 रुपये आपको किसके अंदर मिलते हैं? मातृवंदना योजना के अंदर मिलते हैं और 1,000 रुपये जननी सुरक्षा योजना के अंदर मिलते हैं, है ना। तो ये टोटल मिला के आपको 6,000 मिलते हैं फॉर मदर्स, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड 6 months आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड बर्थ। पहले चाइल्ड के बर्थ के बाद आपको इतना टोटल 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है। मील्स की अगर हम बात करें तो मील्स चिल्ड्रन को मिलती हैं अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। फूड सिक्योरिटी अलायंस है टू बेनिफिशरीज इन केस ऑफ नॉन सप्लाई ऑफ एंटाइटलमेंट फूड ग्रेन्स और मील्स। तो फूड सिक्योरिटी बेसिकली प्रोवाइड करता है, आपको खाना मिलेगा कुछ भी हो जाए। सेटिंग अप ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एट द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपको कंप्लेन करनी है तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। 75% of the rural and 50% of the urban population is entitled to receive heavy subsidized food grains under these two categories of beneficiaries। समझ में आ गया? बस यही है और कुछ नहीं है। उसके बाद आगे बात करते हैं स्विफ्ट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है और रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया है ना। निकालने की बात की गई है। रशिया कुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्विफ्ट। तो स्विफ्ट है क्या? बेसिकली वो स्विफ्ट डिज़ायर नहीं है ना, वो कार वाला स्विफ्ट नहीं है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, सोसाइटी फॉर लिख देता हूँ यहाँ, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। अब ये है क्या स्विफ्ट? ये बेसिकली एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। क्या है ये? ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ, क्या है ये? एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, मैसेजिंग, है ना। ये एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। क्या मैसेज करता है? व्हाट्सएप की तरह है क्या? नहीं भाई। क्या मैसेज करता है? फाइनेंशियल वर्ड में क्या है? फाइनेंशियल है, तो फाइनेंशियल मैसेजेस को ट्रांसफ़र करता है। जैसे मान लो मैं इंडिया में हूँ, है ना, मेरे पास अकाउंट है SBI का, मेरे को जर्मनी में एक पार्टी को पैसा भेजना है ना, मेरे को जर्मनी में इन्वेस्ट करना था, तो मेरे को पार्टी को पैसा भेजना है। तो उसका बैंक है डॉयशे बैंक, लेट्स से उसका बैंक है डॉयशे बैंक, ठीक है। तो अब मैं कैसे भेजूंगा भाई पैसा, है ना। तो मैं
जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये स्विफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो स्विफ्ट बेसिकली एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म होता है जो ट्रांजैक्शन को कराने में हेल्प करता है। ये ट्रांजैक्शन करता नहीं है, ये बस क्या SBI से मैसेज भेज देगा डॉइचे बैंक के ऊपर कि भाई यहाँ से डेबिट कर लो और आपने में क्रेडिट कर लो, है ना। इस टाइप से कोड, मतलब कोई एक पर्टिकुलर कोड होगा जो SBI स्विफ्ट से शेयर करेगा और फिर ये कोड यहाँ पे आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो बीच में ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो ये बेसिकली फैसिलिटेट करता है ट्रांजैक्शन, एक मैसेज भेज देता है यहाँ से वहाँ। तो अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें बेसिकली 11,000 एक्चुअली शायद 11,000 वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं, है ना। तो एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन होता है तो वो स्विफ्ट के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि फॉरेन, अगर ये बंद हो जाता है, अगर रशिया को इससे एक्सक्लूड कर दिया जाता है तो क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स कुछ खरीद और बेच ही नहीं पाएंगे रशिया में। मान लो इंडिया को रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना है ना। तो अभी पैसा जो यहाँ पे होगा वो कैसे पे होगा, है ना, एक सेंट्रल बैंक से पे होगा दूसरे सेंट्रल बैंक में, तो वो स्विफ्ट के थ्रू ही होता है। अगर अब स्विफ्ट से इसको निकाल दिया तो क्या होगा, मैसेजिंग जा ही नहीं पाएगा ना। मतलब मेरे को अगर अपने से डेबिट करा के वहाँ भेजना है तो वो मैसेज जा ही नहीं पाएगा कि आप क्रेडिट करो, या जो भी कोड है वो ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाएगा। तो बिना कोड ट्रांसफ़र किए हम कैसे पैसा भेजेंगे, नहीं पैसे भेज सकते, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे फॉरेन फंडिंग हिट होगी, जो भी FDI आता था रशिया में वो सब हिट होगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा मतलब नहीं निकाल पाएंगे, और निकाल भी नहीं पाएंगे और दूसरा खरीद कुछ नहीं पाएंगे। मान लो रशिया से कोई आइटम खरीदना है मेरे को, तो खरीद ही नहीं पाएंगे, है ना। और बाकी फिर इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे, तो इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है रशिया को, है ना। तो इसको कब फाउंड किया गया था 1973 में। स्विफ्ट इज़ अ मैसेजिंग नेटवर्क used by banks and financial institutions globally for quick and flawless exchange of information pertaining to a financial transaction। तो मैंने आपको बेसिकली पूरा सिस्टम समझा दिया कैसे काम करता है ये, है ना। एक बैंक से दूसरे बैंक पे मैसेज भेजना होता है, इंटरनेशनल मैसेज, है ना। तो वो बेसिकली जब ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करने में ये काम आता है। तो ये यहाँ से एक कोड भेज देगा, स्विफ्ट कोड भेज देगा एक, और उससे ट्रांजैक्शन हो जाता है ना। तो जब अगर ये नहीं होगा, स्विफ्ट पे कोई पार्टी नहीं होगी, तो क्या होगा, ये ट्रांजैक्शन हो नहीं पाएगा। इससे फॉरेन फंडिंग हिट होती है, फॉरेन FDI वगैरह जो आता है कंट्री में वो हिट होता है। तो ये हो गया स्विफ्ट का कंसेप्ट, है ना। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे अपने फरवरी के करंट अफेयर्स, और इस महीने के एंड तक ये खत्म हो जाएगा फरवरी के करंट अफेयर्स। फिर अगले में हम मार्च के रिवाइज़ करेंगे, है ना। तो शेड्यूल के साथ ही चल रहा है, टेंशन मत लेना, सारा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। चलो, बाकी कोर्सेज़ के लिए यू कैन लॉग ऑन टू www.thelaymanway.com। एंड आप हमारे CSAT के कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं, दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है। सो अब हरी अप एंड एनरोल फॉर द कोर्स। बहुत ही अच्छा कोर्स चल रहा है, डेमो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, यू कैन चेक इट आउट ऑन यूट्यूब एज वेल। चलिए, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।